डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा की थी। उससे पहले जो हमने 20वें चैप्टर में हमने चर्चा की थी संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सरकार का जो तीसरा अंग है, कौन सा? न्यायपालिका। ठीक है, तो संघीय न्यायपालिका के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा की थी कि संघीय व्यवस्थापिका में किसको सम्मिलित किया जाता है? संसद को तथा राष्ट्रपति को। ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका में किसको सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति और जो है संसद को। फिर हमने संघीय कार्यपालिका में किया था, संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित किसको किया जाता है? राष्ट्रपति, जो कि संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, अब हम तीसरा जो अंग है सरकार का, न्यायपालिका, तो संघीय न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर जो है 22 है आपके, संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका। सॉरी। तो देखिए, भारत में संघीय न्यायपालिका की एक ध्यान रखना है आपको कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। किस प्रकार की? एकीकृत न्यायपालिका, अर्थात पूरे देश में न्याय का जो स्वरूप है न्यायपालिका का वो एक ही है, एक पिरामिड के रूप में है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एक पिरामिड के रूप में है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर जो है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो आज हम जो है इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, इसके नीचे जो न्यायालय होते हैं वो अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, वो होते हैं नीचे। तो जितना इस पिरामिड में हम नीचे जाएंगे, यानी अपने अपने राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट क्या बोलते हैं इसको, और उसके अधीनस्थ जो होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। बाकी जो सेशन कोर्ट वगैरह जो हम बातें करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय इनके अधीन होते हैं। तो सर्वोच्च स्तर पर जो न्याय का जो ढांचा है वो एकीकृत रूप में है, अर्थात ये जो अधीनस्थ सारे न्यायालय उसके हम कह सकते हैं अधीन कार्य करते हैं। अधीन का मतलब हो गया कि न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत रूप में है। सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है जो उच्चतम न्यायालय कहलाता है। ठीक है, तो आज हम संघीय न्यायालय पढ़ रहे हैं, तो संघीय न्यायालय में सर्वोच्च स्तर पर जो होता है उसको हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में से बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत होने का मतलब है कि बाकी न्यायालय जो है, न्यायिक व्यवस्था पूरे भारत में जो है एकीकृत है, यानी एक ही न्याय व्यवस्था है, अर्थात न्यायपालिका अलग अलग राज्यों की न्यायपालिका का स्वरूप अलग अलग नहीं है। ठीक है, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायालय है। तो अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी इसका दूसरा नाम है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी गिनती विश्व के सबसे बड़े न्यायालयों में से की जाती है, सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से की जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा पावर है। दुनिया के अन्य न्यायालयों की तुलना में, अमेरिका, जापान या अन्य जो न्यायालय हैं उनकी तुलना में भारत का न्यायालय सर्वोत्तम शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है। और भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो हमने पहले बात की थी, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात पूरे देश में एक ही जैसे न्याय के जो प्रावधान है, कानून हैं, वो संचालित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों के अलग अलग न्यायालय नहीं है। अमेरिका में अलग अलग राज्यों के लिए न्यायिक प्रावधान अलग अलग हैं, अलग अलग नियमों से संचालित होते हैं वो। इसका मतलब अगर एक राज्य ने कोई और सज़ा दी थी, वही अपराध अगर आप दूसरे राज्य में करते हो तो आपको अलग सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो सज़ा के प्रावधान भी अलग अलग, नियम भी अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत में पूरे देश का जो न्यायालय है वो एकीकृत न्यायालय, अर्थात सभी देश, पूरे देश में जो है वो एक ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है और समान दंड व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके लिए भारत को हम कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायालय है
वो अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पर अलग अलग राज्यों की न्यायिक व्यवस्था अलग अलग है। हमारे यहाँ पर जो है एक ही न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो पूरे सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अब न्यायपालिका का जैसे आपने पढ़ा है कि मुख्य कार्य क्या होता है कि अगर कोई नियम को तोड़े, अर्थात अगर कानून को तोड़ने का या उल्लंघन करने का कोई काम करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान जो है न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है, किसी भी देश में कानून का शासन स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। संविधान की रक्षा करने में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अगर वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका यानी बाकी दोनों अंगों से स्वतंत्र नहीं है तो वो हम कह सकते हैं निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगी। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य कारण क्या है, क्यों जरूरी है? न्यायपालिका का जो मुख्य दायित्व है वो है संविधान की रक्षा करना। अगर न्याय व्यवस्था स्वतंत्र नहीं है तो संविधान का उल्लंघन कोई कर सकता है। कोई भी आम व्यक्ति, आम नागरिक या सरकार जो है न्यायपालिका इसका संविधान का उल्लंघन कर सकती है। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका का होता है। अतः न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कोई छीन सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके अलावा भारत में जैसे आपने पढ़ा है, भारत में संघात्मक ढांचा है, यानी केंद्र और राज्यों को अलग अलग सरकारें हैं। तो संघात्मक ढांचे की रक्षा का दायित्व भी किसका होता है, वो भी न्यायपालिका का है। कि केंद्र और राज्यों में आपस में किसी बार का लेकर विवाद है या राज्यों में आपस में विवाद है, नदी के पानी को लेकर के या सीमाओं को लेकर के या अन्य खनिजों को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर आपस में विवाद है, राज्यों के आपसी विवाद हैं या केंद्र और राज्यों के आपसी विवाद है तो उसका सुलझाना भी न्यायपालिका करती है। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है, तो इस बात का हम करेंगे कि केंद्र और राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाती है, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के ढांचे को सही जो है उसी अनुपात में बनाए रखती है जिस अनुपात में संविधान निर्माता चाहते थे। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी आवश्यक है। तो बात आती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता का मुख्य न्यायपालिका की बोल नहीं यार स्कूल हूँ। जाओ। तो चले जा, मैं अब आऊँ 1 घंटा लगा गया, आधा घंटों में। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक। ठीक ठीक। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के जो है मुख्य कारण क्या है, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माता जानते थे इस बात को कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हुई तो संविधान की रक्षा करना कौन करेगा। जो हमने जो ढांचा तय किया है संवैधानिक ढांचा, उसकी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है बाकी दोनों अंगों से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कई प्रावधान किए गए हैं ताकि दोनों अंगों से यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जा सके। तो हम कहेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान कौन कौन से हैं, अर्थात न्यायपालिका संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को अन्य दोनों अंगों से स्वतंत्र रखने के लिए
और स्वतंत्र निर्णय और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए कई प्रावधान किए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी ये ध्यान रखा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय कर सके। तो इसके लिए हम ध्यान करेंगे कि न्यायालय की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो अलग तरीके से होती है। उनको पद से हटाने का जो अधिकार है उनको अलग दिया गया। पद से हटाने का जो अधिकार है उसको अलग दिया गया। तो भारत में न्यायपालिका न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना, उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। उस प्रक्रिया को जब न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कौन सी प्रक्रिया से, एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे कोलेजियम पद्धति कहेंगे, आप बात करेंगे आगे। तो उस विशेष प्रक्रिया से नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और जो है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों। इसी प्रकार हाईकोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया जिसे हम बात करेंगे कोलेजियम पद्धति, आगे पढ़ेंगे अपन, उस पद्धति से की जाती है। तो ये तो हो गई नियुक्ति की बात। लेकिन पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। सामान्यतः जो पद पर रखता है वही उसे पद से हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति का प्रावधान अलग तरीके से है। और न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो प्रावधान, भारत में न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। एक विशेष और जटिल प्रक्रिया है, जो जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है। और ये भी एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये प्रावधान क्यों किए गए, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा वो उसे हटा नहीं सकता, और जो हटाने का अधिकार है वो उसको नियुक्त नहीं करेगा, ताकि न्यायाधीश एक बार नियुक्त होने के बाद उसे ये लगे कि साहब जिसने मेरे को नियुक्त किया है वो मुझे हटा नहीं सकता। और हटाने का जो है प्रक्रिया है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, यानी संसद महाभियोग से न्यायाधीशों को हटा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इतना जटिल करके और ये तरीका अपनाया गया है ताकि न्यायाधीश सरकार के किसी दबाव में नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका के दबाव में नहीं रहे, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो कार्यपालिका के दबाव में नहीं रहे, और हटाने का अधिकार संसद को है, अर्थात व्यवस्थापिका, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए एक नियुक्त करता है तो दूसरा हटाता है। तो दोनों से निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष तरीके से जो है वो निर्णय कर सके, किसी के दबाव में नहीं करे, इसीलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाने के लिए जो मुख्य रूप से जो एक प्रावधान है न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, तो उसमें क्या होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। और उसकी नियुक्ति जो है वो एक्चुअली में कौन करती है, कार्यपालिका करती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, कार्यपालिका को, ठीक है, जबकि हटाने का अधिकार किसको है, व्यवस्थापिका को, यानी संसद को है, ठीक है। तो नियुक्ति कार्यपालिका करती है और हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका को है, जबकि हटाने के लिए व्यवस्थापिका की भूमिका होती है। इसके अलावा न्यायाधीशों को जो है दलगत राजनीति से दूर रखा गया है। न्यायाधीश जो है किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं होगा, अर्थात नियुक्त करेगा इसका मतलब किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं वही होनी चाहिए जो कानूनी योग्यता है, अर्थात जो एक जज के लिए जो कानूनी योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं होगी
वो किसी दल का नहीं होगा, तो दलगत राजनीति से भी उसको दूर रखा गया है। ठीक है, एक बार उसको नियुक्त कर दिया तो उसे हटाने का अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया से जो है इतना जटिल प्रक्रिया अपनाने का, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के व्यक्ति को, यहाँ पर उसके लिए वकालत की योग्यता आवश्यक है कि वो एक जो है वकालत किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, किसी दलगत राजनीति से प्रेरित होकर व्यक्ति इसमें नियुक्ति नहीं की जाए। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी है कि नियुक्त कोई और करेगा और हटाएगा कोई और। तो इस तरीके से जो है न्यायाधीशों को दलगत राजनीति से दूर रखा गया है, और उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो वकालत आवश्यक होगी। आगे हम जब पढ़ेंगे न्यायाधीशों की योग्यता, तो उसमें हम देखेंगे कि उसने उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्तियों की प्रक्रिया को जो है जटिल बनाया गया है, ठीक है, और अलग अलग रखा गया है ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष तरीके से न्याय कर सके। तो एक तो प्रावधान ये है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। फिर न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, दूसरा जो प्रावधान संविधान में किया गया है वो है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। तो जैसे कि हमने बात की थी कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, राजनीतिक प्रक्रिया की तरह ऐसा नहीं कि 5 वर्ष या 10 वर्ष होता है। ठीक है, न्यायाधीशों को 62 व 65 वर्ष 2 आयु निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 वर्ष तक की आयु पर वो अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पहले उसे किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता। केवल महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है, जो कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, अर्थात दोनों सदन चाहेंगे वो भी 2/3 बहुमत से उसे पास करें तो उसे हटाया जाएगा। यानी हटाने की प्रक्रिया लंबी जटिल है। और कार्यकाल को भी निश्चित किया गया है कि जब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे तब तक उन पर किसी भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं होगा। इसके अलावा जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक जो है उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जटिल प्रक्रिया है ताकि उसका कार्यकाल भी निश्चित रहे, उसे ये भय नहीं रहे कि मुझे पद से पहले हटाया जा सकता है अगर मैंने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया तो। ठीक है, तो उसके पद को भी सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी रखी गई है, पद सुरक्षित रखा गया है ताकि वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव में निर्णय कर सकें। ठीक है, तो न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित रखा गया है। वो सेवानिवृत्त होने तक, सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है, एक जो सरकारी अधिकारी की जो आयु होती है सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष 65 वर्ष जो है, तो सेवानिवृत्ति के बाद ही वो अपने पद से हटा सकता है। इससे पहले वो अपना त्यागपत्र जरूर दे सकता है, लेकिन सरकार उसे जो है यानी कार्यपालिका उसे इस पद से नहीं हटा सकती। कार्यपालिका नियुक्त जरूर कर सकती है, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले उसे नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि उसमें जब तक वो पद पर बना रहे तो किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसकी वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, जितना वेतन है ऐसा नहीं है कि डिसीजन देने पर उसके जो है वेतन में कमी कर दिया जाए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें हटाया जा सकता है। और हटाने का अधिकार वैसे आपने बताया जो नियुक्त करता है वो हटाता नहीं है, नियुक्त कार्यपालिका करती है, हटाती व्यवस्थापिका है। और उसमें भी एक जटिल प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लंबी प्रक्रिया से, जटिल प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से उसको हटाया जाएगा, न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस जटिल प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जाएगा और उनके कार्यकाल को जो है कम नहीं किया जा सकता। जब तक वे अपने पद पर हैं तब तक उसके कार्यकाल को में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। उसके पद को कम नहीं किया जाएगा, उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ताकि जॉब सिक्योरिटी रहे। उनको लगे कि भाई हमें जो है किसी प्रकार का निर्णय देने से अगर हम दे दिया तो जो है सरकार हमें हटा देगी, इस प्रकार का दबाव उन पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार न्यायाधीशों की सुरक्षा रखी गई है और ताकि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के निर्णय दे सके। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित रखना भी तय करता है कि भाई न्यायाधीश जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय दे, किसी दबाव में नहीं दे। ठीक है, तीसरा जो प्रावधान है वो है न्यायाधीशों को हटाने की जटिल प्रक्रिया।
न्यायाधीशों को हटाने की जटिल प्रक्रिया। तो हमने चर्चा के ली थी कि न्यायाधीशों को जो नियुक्त करता है वो हटाता नहीं है, और हटाना है तो हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग के नाम से जानते हैं। अब महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया क्या होगी, पहले हमने बताया था, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें 1/4 सदस्य तो प्रस्ताव लाएं। प्रस्ताव लाने के बाद उस सदन में 2/3 बहुमत से वो पारित हो। पारित होने के बाद फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी वो 2/3 उस पर जांच होगी, या न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। तो दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से उसे पारित करें, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए, और पारित करने के लिए दोनों सदन अलग अलग चाहिए। एक सदन ने यस कर दी, दूसरे मना कर सकता है, दूसरा सदन यस कर दे, पहला मना कर। तो इस तरह इस जटिल प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्यथा उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस जटिल प्रक्रिया को इसीलिए अपनाया गया है ताकि न्यायाधीशों को अपने पद की सुरक्षा रहे, और वो किसी भी प्रकार का निर्णय दे तो उसमें निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव के वो निर्णय दे सके। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में न्यायाधीशों को हटाने का जो है प्रक्रिया, उसे अत्यंत कठिन बनाया गया है ताकि उसका पद सुरक्षित रहे और वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के निर्णय कर सके। न तो कार्यपालिका का उस पर दबाव हो और न किसी व्यवस्थापिका का दबाव हो। ठीक है, तो इस आधार पर जो है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी रखी गई। तो जो नियुक्त करता है वो हटा नहीं सकता, जो हटाएगा वो नियुक्त नहीं कर सकता। तो ये अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है, ताकि पद की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, चौथा, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि न्यायाधीशों को जब तक वो पद पर बने रहें तब तक उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और जब तक वो पद पर हैं तब तक उनको पूरा वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, और साथ में जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनको आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका चाह करके भी कोई जो है उनके वेतन में किसी तरह की कोई कटौती, जब तक वो पद पर हैं वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो विधायिका या कार्यपालिका के मामले में वित्तीय रूप में निर्भर नहीं है कि भाई न्यायाधीशों को वेतन कार्यपालिका देगी या व्यवस्थापिका देगी। ठीक है, उन्हें वेतन भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, तो उन्हें अपने वित्तीय मामले में निर्भर रहना नहीं पड़ता कि जो तनख्वाह देगा उसका काम करना पड़ेगा। तो तनख्वाह वो नहीं देती है, न कार्यपालिका का वित्तीय नियंत्रण है न व्यवस्थापिका का वित्तीय नियंत्रण है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के पद पर रहते हुए उनके वेतन और भत्तों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। इस प्रकार वेतन के मामले में वह निश्चित होता है, पद से हटाने से संबंधित वो है, नियुक्त करने से संबंधित निश्चित होता है, कार्यकाल उसका निश्चित होता है। तो इन सारे तरीकों के कारण से हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकता है। ठीक है, और पांच और जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपके न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचनाओं से मुक्ति। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचनाओं से मुक्ति। तो इन सारे प्रावधानों के अलावा एक और प्रावधान ये किया गया है भारतीय संविधान में कि किसी भी न्यायाधीश ने जो निर्णय दे दिया है, जो डिसीजन दिया है, उसकी किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं की जा सकती कि भाई न्यायालय ने ये निर्णय गलत दिया है या सही दिया है। ठीक है, तो उस पर किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक तो नहीं की जा सकती, आलोचना नहीं की जा सकती। और अगर कोई आलोचना करता है तो न्यायालय उस पर अवमानना का जो है केस दर्ज कर सकता है। यानी न्यायाधीशों को उसके कार्यों और उसके निर्णयों को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो न्यायालय उस पर जो है उसे अवमानना का दोषी मानेगा कि भाई अवमानना मतलब कहना नहीं माना न्यायपालिका। तो अगर कोई व्यक्ति उनकी आलोचना करता है, किसी पर्सनल न्यायाधीश की या न्यायालय की आलोचना करता है, तो उस पर अवमानना तक का केस दर्ज होगा और वह अवमानना का दोषी होगा और न्यायालय उसे दंडित भी कर सकता है।
कौन? जो न्यायाधीश से पर्सनली किसी की आलोचना करता है इंडिविजुअल रूप से, ठीक है। यहाँ तक कि संसद में भी न्यायाधीशों के निर्णय की कोई किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा संसद में भी नहीं उठ सकता। यानी संसद में भी केवल महाभियोग को छोड़ करके, जब महाभियोग किसी न्यायाधीश पे चल रहा है उस पर को छोड़ करके कभी भी संसद में भी किसी न्यायाधीश के निर्णय को जो है मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। संसद में भी महाभियोग के अलावा छोड़कर जो है उसके निर्णयों या उसके कार्यों की किसी भी प्रकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है न्यायालय को स्वतंत्र बनाया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान निर्माता चाहते थे ताकि न्यायाधीश जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सके, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए निम्न प्रावधान है। पहले तो हम बात करेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका एकीकृत है, और एकीकृत है तो हमने बताया एक पिरामिड के रूप में है, जो सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है और उसके अधीनस्थ जो नीचे आते हैं ये हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, एकीकृत ढांचा है। अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों की अलग अलग न्यायिक व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात हमने की थी कि भारत में जो न्यायपालिका विश्व की जो हम कह सकते हैं शक्तिशाली न्यायालयों में गिना जाता है इसको, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है। तो हमने बात की थी कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो अलग करता है और उसे हटाने का अधिकार अलग है। इसके अलावा कार्यकाल निश्चित होता है, कार्यकाल से वो बिल्कुल मुक्त होते हैं ताकि स्वतंत्र निर्णय दे सके। हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जो राष्ट्रपति को जितनी जटिल प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो पद पर हैं, और साथ में उनको व्यक्तिगत आलोचनाओं से मुक्त रखा गया है, उनकी किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं की जाए। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माता भी ये चाहते थे कि भारत में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय दे, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे न्यायपालिका का गठन किस प्रकार होता है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।